बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आसमा शिराजी। प्रोग्राम है फैसला आपका। आज के इस प्रोग्राम में ज़ाहिर है, एक तो आपने देखा शुरू में बिल्कुल जो कराची की सूरत हाल है, कराची की शाराए फैसल, ऐसे लगता है कि कराची में समंदर नहीं है, समंदर में कराची है इस वक्त। यानी पानी की सूरत हाल ख़राब है और ये जो सूरत हाल है ये ज़ाहिर है कि ये परेशान कुन है। इसीलिए आज बारिशों की इमरजेंसी नाफिज की गई है, रेन इमरजेंसी का ऐलान किया गया है। और अभी आइंदा कुछ दिनों में जो फोरकास्ट है वो ये बता रही है कि मौसम अच्छा नहीं होगा। वैसे तो पूरी दुनिया में बारिशें जो होती हैं वो रहमत बनती हैं, मगर पाकिस्तान में ख़ास करके और कराची में ख़ास करके ये एक ज़हमत बन चुकी हैं। आज रावलपिंडी में भी सूरत हाल कुछ कराची से मुख्तलिफ नहीं थी और वहाँ पे भी बारिशें जो हैं, आज रावलपिंडी की सूरत हाल भी ठीक नहीं थी, क्योंकि इन सारे मामलात को देखना है, मैनेज करना है शहरी हुकूमतों ने और हुकूमतों ने। ज़ाहिर है सिवाय सिंध के शहरी हुकूमतें और कहीं नहीं हैं। वहाँ पे भी जिस तरह की हैं वो आपके सामने हैं। सियासी जमातों के लिए, सूबाई हुकूमत के लिए और वहाँ की जो शहरी हुकूमत है उसके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि वो किस तरह से कराची की सिचुएशन से निपटते हैं। दूसरी तरफ आज जो मौसम है हमारा इस्लामाबाद का, वो भी उसमें भी घनगरज है, लेकिन घनगरज जो है वो अपोजिशन की तरफ से मुलाकातें हुई हैं, उससे ज़्यादा घनगरज हमें वज़ीर आज़म हाउस में सुनाई दी है, जहाँ पे प्राइम मिनिस्टर ने ये कहा है कि नवाज शरीफ साहब को हर वक्त हर सूरत वापस लाना है। साथ पूरी काबीना ने इस पर इत्तफाक किया है, बल्कि दूसरे लफ्ज़ों में ख़बर यूँ आ रही है कि मंजूरी दे दी है कि नवाज शरीफ साहब को वतन वापस लाया जाएगा। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी फरमाया है कि ब्लैकमेल नहीं होंगे वो किसी सूरत। कल भी ये उन्होंने बात की। ऐसा क्यों हो रहा है? अगर आप सोचें कि कुछ दिन पहले वफाकी काबीना के वज़ीर हैं शेख रशीद साहब, उन्होंने ये कहा था कि एक डील हुई थी जिसके तहत नवाज शरीफ साहब 5 साल के लिए मुल्क से बाहर गए थे और ये कहा गया था कि वो वापस नहीं आएंगे और इमरान खान साहब को हुकूमत करने दी जाएगी और हुकूमत जो है वो 5 साल के लिए खान साहब के पास ही रहेगी। क्या कहा था शेख रशीद साहब ने? और अब वापस लाने की जब बात हो रही है तो वो क्या है, ज़रा सुनिएगा शेख साहब का स्टेटमेंट। अगर ये गारंटी दी है नवाज शरीफ साहब ने तो ये किसको दी है? और अगर ये गारंटी किसी को दी है तो अब प्राइम मिनिस्टर जो है उस गारंटी को तोड़ के नवाज शरीफ साहब को वापस लाना चाहते हैं। तो ये एक बहुत अहम सवाल है कि बुनियादी तौर पर ये NRO या ये डील अगर हुई है तो ये किस किस के दरमियान में है और शेख रशीद साहब का जो स्टेटमेंट है वो कितना है, हम इस पर बात करेंगे। और इसके ऊपर भी कि आज जो मुलाकात हुई है मौलाना फजलुर रहमान साहब की और शहबाज शरीफ साहब की, ज़रा ये कह रहे हैं कि मौलाना अपनी बात के ऊपर अड़े हुए हैं। वो क्या कहते हैं आगे जाके ज़रूर इसके ऊपर भी आपको कुछ बताएंगे और सुनवाएंगे। हमारे साथ आज बहुत मोतबर पैनल है। मौजूद है जनाब मलिक अहमद खान साहब जो कि रुकन है सूबाई असम्बली के, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के रहनुमा हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। फ़ारूक हबीब हमारे साथ मौजूद है जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकन कौमी असम्बली हैं फैसलाबाद से, और आप इनको सुनते रहते हैं माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया। फ़ारूक आपने भी ज्वाइन किया। मोहतरमा नाज बलोच साहिबा थोड़ी देर में हमें ज्वाइन करेंगी जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रुकन कौमी असम्बली हैं और रहनुमा हैं। सबसे पहले मलिक साहब आपकी तरफ आना चाहती हूँ। ये जो मियाँ साहब की आज फैसला किया है काबीना ने, और खान साहब ने आज बहुत सख्त लफ्ज़ों में कहा है कि किसी सूरत ब्लैकमेल नहीं होगा NRO के लिए, क्यों इस तरह की स्टेटमेंट्स बार बार आ रही हैं? और क्या हुकूमत के ऊपर कोई दबाव है कि वो NRO करें नवाज शरीफ साहब के साथ? जी आसमा को बहुत शुक्रिया। देखिए ऑनेस्टली स्पीकिंग इस गवर्नमेंट के साथ हमारे तो स्पीकिंग टर्म्स भी नहीं है और इस तरह की भी हैं जहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट्स हैं, हमारी इनसे कोई एंगेजमेंट नहीं है उस पर भी। सो मच सो मुझे कहने में भी कोई दिक्कत नहीं होगी कि जहाँ पर कोई आईनी मामलात में लीडर ऑफ द हाउस और लीडर ऑफ ऑपोजिशन की कंसल्टेशंस रिक्वायर्ड है, हमारी तो वहां पर भी कोई आपस में एंगेजमेंट नहीं। पॉलिटिकल माहौल इतना पोलराइज्ड है और इतना एक्सट्रीम पे है कि अब हम तो एक दूसरे को गाली देते हैं और बड़ी शिद्दत से देते हैं। और इनका और हमारा बड़ा फर्क है, हम इनसे बातचीत भी नहीं कर पाते और हुकूमत की ही शरीयत होती है, ताकतवर की शरीयत होती है, हुकूमत है। वो जो भी आपने ड्राफ्ट दिया था FATF का मलिक साहब, उसमें वो उसके साथ मंसूब एक ज़ाहिर चल रहा है कि आपने कुछ कंडीशंस रखी थी नैब अमेंडमेंट्स। देखिए मैं नहीं असल देखिए मैं तो विद इन माई ओन पार्टी एंड पब्लिकली ऑन TV एनीवेयर, कहीं पर किसी कोर्ट में, मैं तो ये समझता हूँ कि ये नैब का लॉ बुनियादी बुराई की जड़ है।
और आई स्टैंड फर्म टू माई ग्राउंड। मैं तो इसके एब्सोल्यूट इसकी एबोलिशन की बात करने वाला आदमियों का स्टेज है कि उसकी तरमीम की बात हो। और ये कॉन्स्टिट्यूशन की जिद में है, ये लॉ ऑफ द लैंड की जिद में है, ये पाकिस्तान के अंदर जितने और क्रिमिनल प्रोसीजर्स हैं उन सब की जिद में है। तो ये इसकी जो इन्होंने बनाई तरमीम के गवर्नमेंट ने खुद इनिशिएट किया, एक ऑर्डिनेंस जारी किया और कहा कि नैब के लॉ की वजह से उसकी थोड़ी हिस्ट्री और बैकग्राउंड है वो आपको पता है, पता नहीं आपके पास इतना वक्त है कि नहीं है। ये जब प्राइम मिनिस्टर गए थे गालिबन कराची और फिर उनकी एक इंटरेक्शन हुई थी गवर्नमेंट ऑफिसर्स के साथ, लाहौर में भी हुई थी और इस्लामाबाद में भी, तो वहां पर उनको इस बात का इदराक हुआ कि नैब के लॉ के साथ कुछ पॉलिटिशियंस के साथ तो चलो जो होता है याद से नहीं हो रहा, 1949 से हो रहा है और वो शायद इनके बियॉन्ड हिज कंट्रोल, प्राइम मिनिस्टर के कंट्रोल से भी बियॉन्ड है। तो वो गालिबन उन्होंने ये सोचा कि जिन चीजों को मैं कर सकता हूँ तो उस पर ऑर्डिनेंस ले, हमारे नैब में तरमीम से पहले ये एक ऑर्डिनेंस ले। अच्छा, ये इनकी पूरी नैरेटिव की जिद थी कि अगर कोई पॉलिटिकल बॉस कुछ करना चाह रहा है तो वो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स की कनाइवेंस के बगैर तो नहीं कर सकता। ठीक है, तो इन्होंने कहा कि नहीं, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के लिए तो हम ये रिलीफ निकालते हैं। तो मलिक साहब, लेकिन मामला वहीं से शुरू हुआ है एनआरओ का, अगर आप और हम दोनों ही समझें तो हुकूमत ये चाहती है। लेकिन नाज, कराची में आज फ्लड वो रेन इमरजेंसी है, जो सूरत हाल है, जो तस्वीरें हैं, जो फुटेजेस हैं, कुछ दिन पहले वज़ीर आज़म ने कहा था कि हमने कुछ कराची के लिए सोच लिया है। क्या ये बारिशें अगर इसी तरह से रही और ये इतना बड़ा शहर इसी तरह से डूबता रहा तो वफाकी हुकूमत किस तरह की इंटरवेंशन जो है वो कर सकती है? एनडीएमए के पास तो पहले ही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए आसमा, बात यह है कि कराची की ये सूरत हाल बतदरीज यहाँ तक जो बिगड़ने में जिन लोगों का किरदार रहा है वो तो एनआरओ लेकर हुकूमत के साथ इत्तेहादी बन के उनके साथ बैठे हुए हैं। जो मेयर के इख्तियारात थे, जो मेयर के पास पावर्स थे, और हमेशा से एमक्यूएम ने कराची का मैंडेट जो है किसी भी तरीके से अपने हाथ में रखते हुए बड़ी बड़ी जो कराची से रिलेटेड जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर के मामलात थे उनको अपने हाथ में रखा। और अब भी 6 में से 4 डिस्ट्रिक्ट में एमक्यूएम के चेयरमैन, एमक्यूएम के लोकल बॉडी के नुमाइंदगान होने के बावजूद उन्होंने जो घोस्ट एम्प्लॉइज परवेज मुशर्रफ के दौर में जिन लोगों को रखा हुआ था, आपको सुना उन्होंने कहा जी मेरे खतों के जवाब नहीं दे रहे। मैं गुजारिश कर दूं आसमा, देखिए बात यह है कि जब एक मेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी का मुजाहरा करते रहें और बारिश से पहले हर मीटिंग में कहें कि जी वी हैव डन आवर जॉब, हम अपने काम कर चुके हैं, नालों की सफाइयाँ हो चुकी हैं, ये सारे तमाम काम हो चुके हैं और फंड्स भी तवातुर से उनको मिलते आए हैं, तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से अगर कोई पीछे हट जाए और जब वक्त आए तो उसके ऊपर सारा मलबा उठा के सिंध हुकूमत पे डालें, ये जानते हुए कि कराची के अंदर जो है हमारे पास कैंटोनमेंट भी आता है, डीएचए की इलाका आता है जहाँ एक ईंट और एक पत्थर भी कोई नहीं रख सकता क्योंकि वो डीएचए के कंट्रोल। फिर आपके पास कारसाज का इलाका आता है, नेवल सोसाइटीज आती हैं, कैंटोनमेंट आता है और साथ में बिल्कुल, लेकिन और उसके साथ साथ ये कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी सबकी बनती है, हम सबकी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उसके साथ ही आप ये देखें कि मैं ये बात मानती हूँ कि हमें जहाँ जहाँ कोताही है, जहाँ जहाँ नेग्लिजेंस है, जहाँ गलती है, इससे ज्यादा मिलकर लार्जर क्वेश्चन रख रही जो मैं भी एनआरओ की बात, एक तरफ तो खान साहब जो है वो कह रहे हैं नवाज शरीफ साहब को वापस लाना है, एहतसाब ज्यादा संगीन होना है, दूसरी तरफ कराची के जो हालात हैं वो कोई इंतहाई कदम जो है वो उठ सकता है जिस तरह के लग रहे हैं गवर्नेंस के हिसाब से। तो ये होने क्या जा रहा है, क्या लग क्या? देखिए बात ये है, मैं फिर यही बात करूंगी कि जो लोग यहाँ पे चाइना कटिंग करके नालों के ऊपर बिल्डिंगें और इमारतें बनाकर कराची का ये हाल किया, जिन लोगों ने यहाँ पे इलीगल प्लॉटिंग की, जिन लोगों ने बोरियां भर भर के सीमेंट की नालों के अंदर डाल के जानबूझ के कराची को इस हालत तक पहुंचाने में जो लोग जिम्मेदार थे, पहले तो उनका एहतसाब होना चाहिए साथ साथ। और दूसरी बात, कराची के जो वसाइल हैं, 2.5 करोड़ की आबादी को कंटेन करना और उनके रोजमर्रा के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के मामलात को देखने के लिए हमें भी फंड्स दरकार हैं, जो कि वफाक की जानिब से ताउन हमें उतना नहीं हो रहा जो कि होना चाहिए। लेकिन आसमा लाहौर में भी बारिश होती है, पानी जमा होता है, पेशावर में होती है, पानी जमा होता है, नहीं, लेकिन वहां पे ये बात नहीं होती। लेकिन जहां पर आप अगर आके कराची पे अगर आप कहें कि वफाक जो है कंट्रोल ले लेगा तो ये तासुबाना रवैया है। ये पहले अपना सदर्न साउथ पंजाब वाला वादा पूरा करे जो इन्होंने साउथ पंजाब प्रोविंस का वादा किया था, वहां सेक्रेटेरिएट बनाने से काम
काम नहीं चलेगा। कराची के मामले जो नाज बात कर रही है ना, नाज भी यही बात कर रही है, बड़ा सेंसिटिव इशू है कि वफाक कंट्रोल ले लेगा। और आपने देखा कि गुज़िश्ता कुछ दिन पहले, गुज़िश्ता हफ्ते रादर सिंध के मुख्तलिफ शहरों में जुलूस भी निकले हैं, बड़े बड़े मुजाहरे भी हुए हैं इस बात के ऊपर, और ये बड़ा हसास मामला है। दूसरी तरफ पंजाब के अंदर अब ज़ाहिर है कि एक पॉलिटिकल पार्टी है, नवाज शरीफ साहब के लिए बार बार रोज़ ये बात होती है, वहाँ बात की जाती है कि खुद हुकूमत पंजाब ने जाने दिया, इस्लामाबाद हाई कोर्ट कहती है कि जी आप बताएं पंजाब हुकूमत के स्टेटस क्या है, तो उसके बावजूद बार बार कहना कि हम एनआरओ नहीं देंगे, हम उनको लाएंगे, तो ये मुख्तलिफ जगहों पे एक पोलराइज्ड किस्म की सिचुएशन क्यों क्रिएट की जा रही है पॉलिटिकली? आसमा, आपने दो टॉपिक्स को छेड़ा है, तो मुझे तेरा बात करने के लिए वक्त दरकार होगा। मैंने दोनों की बात बड़े हौसले से सुनी है। पहले कराची की बात कर लेते हैं। देखें, मामला ये है कि कराची के अंदर ये पहला साल नहीं ऐसा हो रहा है। कराची के अंदर जो है वो मुसलसल सिंध की हुकूमत जो है पीपल्स पार्टी की 12 साल से, आज जिनको ये मुर्दे इल्जाम ठहरा रहे हैं, वो कल को जो है वो इनके इत्तेहादी थे, इनके साथ 5 साल गवर्नमेंट उन्होंने शेयर की है। और अगर ये चाइना कटिंग हो रही थी तो सिंध के अंदर इनकी हुकूमत थी, उस वक्त इन्होंने क्यों आंखें बंद की हुई थी? उस वक्त उनके खिलाफ ये कार्रवाई करते। आज जो इनको ये बातें याद आ रही हैं, फिर सिंध वाटर बोर्ड किसके नीचे है? और सिंध के जो महकमे हैं, जो बल्दियात की वजारत है, पूरे वजीर साहब है जो आए रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, वो किसके लिए हैं? कराची के नाले किसने साफ करने थे? अगर वो साफ नहीं कर रहे थे तो क्या कराची आपका नहीं है? 250 अरब रुपया जो 250 अरब रुपया जो है वो जमा करते हैं ये कराची से टैक्स के नाम के ऊपर, और कराची की डेवलपमेंट के लिए सिर्फ 4 अरब रुपया रखा है इन्होंने, जबकि सिर्फ 4 अरब रुपया इन्होंने लग्जरी गाड़ियां खरीदने के लिए रखा है। ये तो इनका कराची के हवाले से इनकी संजीदगी है। हर साल बारिश आती है, 10-10 फुट कायद रेजिडेंसी जो है वो हर साल डूबती है। ये इनकी नाहली है। एनडीए में जाता है वो नाले साफ करने लग जाता है। ये एनडीए में का काम तो नहीं है, और ये कई सालों से हो रहा है, कई सालों से हो रहा है। सुन लें, वफाक कोई गैरानी इकदाम नहीं उठाएगी। वफाक ने तो अपनी सपोर्ट एक्सटेंड की है, क्योंकि हमें कराची के लोगों की मुश्किलात का एहसास है। इन्हें अगर एहसास नहीं है इनका की तवज्जो जो है वो ग्रुप को नवाजने पे है, जाली अकाउंट्स बनाकर है, इनकी जो मनी लॉन्ड्रिंग के ऊपर तवज्जो है, इनकी आवाम के मसाइल के ऊपर तो तवज्जो नहीं है। आज अगर आप देखें तो सिंध के अंदर सबसे ज्यादा महंगा आटा दिख रहा है। आज देखें तो वहां पर अद्वियात नहीं मिल रही, कुत्तों को काटने की दवाइयां नहीं मिल रही, कराची के अंदर कूड़े का ढेर बन गया। ये पानी का मसला तो अब आया है, जो कराची के मसाइल हैं, लोगों को पीने का साफ पानी भी दरकार नहीं है वहां पर। अच्छा, अगर वहां पर छोटे छोटे रेजरवायर बनाए होते तो आज ये बारिश रहमत होती, ये बारिश रहमत ना होती। ठीक बात है, ये तो नाज जवाब देगी। 2009 के अंदर आसमा 2009 में, आसमा एक मिनट 2009 में जायका जो जापान की जो हमारी यहाँ पर है डोनर एजेंसी है, उन्होंने इनको पूरा सिस्टम ऑफर किया, हम आपको ड्रेनेज का बना के देते हैं। लेकिन पीपल्स पार्टी की गैर संजीदा रवैये, करप्शन के मामलात की वजह से वो वहां से इदारा चला गया। अच्छा, इन्होंने बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिस की हैं। अब भी हम इनको कहते हैं, मुद्दबाना गुजारिश करते हैं कि ब्लेम गेम को छोड़े, कराची के लोगों की भलाई का सोचे। और अभी कोई कॉन्ट्रैक्ट भी हुआ है, एग्रीमेंट हुआ है रादर जमातों के बीच में आपस में, तो अच्छी बात है। कराची को ठीक करें। अब आप आ जाएं मियां नवाज शरीफ साहब के मामले पे। देखें, जहां तक रही मियां साहब की बात, देखें मियां साहब को 8 हफ्तों की कोर्ट ने जमानत दी। हमने मियां साहब की मेडिकल रिपोर्ट्स को देखा, उनका जायजा लिया, उनको ईसीएल से नाम निकाला। डॉक्टर इदनान जो है वो डेली खड़े होकर मियां साहब के प्लेटलेट्स के बारे में बताते थे उनकी तबीयत हसास है, एक एक सेकंड उनकी तबीयत के लिए जो है वो दुश्वार गुजर रहा है। जहां तक अदालत ने हमें कहा कि आप अगर बाहर नहीं जाने देते तो मियां साहब को कुछ होता है तो उसके जिम्मेदार आप होंगे, उसकी गारंटी कौन देगा? हमने उनके ऊपर जो है वो इंसानी हमदर्दी के नाते उनको जाने दिया। लेकिन आज 10 माह गुजर गए हैं, कोई एक टीका भी लगा हो उन्हें, कहाँ इलाज हो रहा है वो इलाज बता दें। आपकी रिपोर्टें गैर तसल्ली आ रही हैं। आप बल्कि जो है वो फरूक एक इजाजत दें, एक सेकंड के लिए इंटरप्ट करें, इस किस्म की तस्वीरों से अच्छा अभी यास्मीन राशिद साहब मियां साहब मियां साहब को अदालत ने सजा दी हुई है। हाँ। वो कंसेशन, जुडिशियल कंसेशन का मिसयूज कर रहे हैं। हाँ। वो मिसयूज ना करें। अच्छा। अपना इलाज, अब तक तो इलाज मुकम्मल हो गए, वापस आ जाना चाहिए था। यास्मीन राशिद साहब कहती है कि वो जो रिपोर्ट्स आई थी, शहबाज शरीफ उनके गारंटर हैं। सुने वो कहती है कि जो रिपोर्ट्स आई थी वो नैब ने दी थी, नैब जो है वो उसने आज तरदीद कर दी है। यास्मीन राशिद साहब का जरा क्विकली सुन लीजिएगा, फिर मैं इसके ऊपर दोबारा आती हूँ कि वो क्या फरमाती हैं। कल उन्होंने एक इंटरव्यू दिया, जरा सुनवाइएगा।
अच्छा, अब इस पे फरूख बताइएगा कि वो कह रही है नैब ने दी थी। नैब ने आज एक लंबा चौड़ा एलामिया निकाला है, वो कहते हैं जी हमने कोई नहीं दी थी, वो डॉक्टर्स पंजाब हुकूमत के डॉक्टर्स थे जिनकी जेरे निगरानी ये सारा कुछ हुआ। देखिए आसमा, बात ये है आपके भी लम्हे है कि मियां साहब की सेहत के हवाले से बार बार ये एतराज करते थे। वहां पर जो हुकूमत पंजाब का जो महकमा सेहत है, उनके डॉक्टर्स 3 ड्यूटियों में जो 8-8 घंटे की ड्यूटी के ऊपर उनके ऊपर मामूर थे। एक फील्ड हॉस्पिटल भी बनाया हुआ था अस्पताल के अंदर। जब नैब की कस्टडी में गए तो नैब के पास को अपने डॉक्टर्स तो नहीं है, नैब भी उसी हेल्थ के निजाम को कॉल करेगा। लेकिन जब मियां साहब के प्लेटलेट्स की शिकायत आई तो आपको याद होगा कि मियां साहब जो है वो नैब की कस्टडी में थे। वहीं से मियां साहब को जो है वो हॉस्पिटल के अंदर लेकर लाया गया और वहां पर ही जो है वो उनकी रिपोर्ट्स भी हुई और वो रिपोर्ट्स आपके सामने आई। अब जो भी इनिशियल मामला था वो तो नैब की कस्टडी में था। लेकिन मैं समझता हूं कि बात तो अब इससे भी आगे जा चुकी है ना। अब तो मियां साहब बज़ाहिर वहां पर हशाश बिशाश नजर आ रहे हैं, चाय कॉफी पीते नजर आ रहे हैं और वहां से बैठ के वो सियासत भी कर रहे हैं। वहां से बैठ के शेख रशीद का वो कहते हैं जी 5 साल की गारंटी देके गए, फोन कॉलें भी कर रहे हैं। हाँ जी, शेख रशीद का स्टेटमेंट मैंने सुनवाया आपको, कहते हैं जी 5 साल की डील करके गए। किसके साथ डील हुई है? बात ये हमने तो आपको कहा था कि ना तो हम कोई एनआरओ देंगे, हमारे ऊपर अगर दबाव है तो वो सिर्फ अवाम का दबाव है। पाकिस्तान की 22 करोड़ अवाम चाहती है कि जिन्होंने मुल्क की दौलत को लूटा है, जो कहते थे कि एवन फील्ड के महलात हमारे नहीं है, वो आज एवन फील्ड के महलात के अंदर ही क्याम किए हुए हैं, वहां पर ही अपने रोज बसर गुजार रहे हैं। बिल्कुल, अब आपका ये कहना है कि मियां साहब चूंकि अब ठीक है उनको वापस आना चाहिए और अगर वो नहीं आएंगे तो लाना चाहिए। मलिक साहब, आपका क्या स्टांस है? आपने सुना उन्होंने कहा जी हमने दिया था इजाजत इलाज के लिए, इलाज नहीं हुआ, अब उनको वापस आ जाना चाहिए। अच्छा देखिए आसमी, मैं एक बात समझने से कासिर हूँ किसी तरह से कि मैं बिलफर्ज एक ऐसी पोजीशन में हूँ कि मेरी अपनी मूवमेंट, मेरी अपनी ख्वाहिश के ताबे नहीं हो सकती। ठीक। और मैं गवर्नमेंट के कंट्रोल में और मुझे कैद करके रखा हुआ है। मैं कभी नैब के ऑफिस में हूँ या जेल में हूँ, एनीवेज इनके पास एब्सोल्यूट डोमिनियन है, मेरी फिजिकल पोजीशन इनके पास है, मैं अपने तौर पे कहीं नहीं जा सकता। अब अगर मैं मुल्क से बाहर गया हूं तो मैं सिर्फ एक फैसले के नतीजे में गया हूं, बाकी किसी फैसले में ये दर्ज नहीं है। ठीक। और वो फैसला वफाकी काबीना का, वो फैसला इमरान खान का। उसकी अगर इन्वेस्टिगेशन होनी है तो सिर्फ 3 लोगों से हो सकती है, चौथे किसी के जिम्मे नहीं। एक शहजाद अकबर, दूसरा फरूक नसीर और तीसरा वज़ीर आज़म। शहजाद अकबर साहब ने तो कल कह दिया महकमा ज़राअत से पूछ लें आप। मलिक साहब, मैं ब्रेक के बाद इस पे आती हूँ तो महकमा ज़राअत किससे मुराद उनकी और फारूक से पूछती हूँ। एक छोटी सी ब्रेक ले लूँ मैं, सॉरी ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक के फौरन बाद इसी पॉइंट से हम शुरू करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन, एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। नवाज शरीफ साहब को वापस लाया भी जा सकता है कि नहीं, कानूनी तकाजे क्या हैं? मलिक साहब, आपने ये आप ब्रेक से पहले बात कर रहे थे, कितने इम्कानात हैं कि हुकूमत ला सकती है या वो खुद भी आ सकते हैं? यस, मैं ब्रेक से पहले आपसे ये कह रहा था कि ये तो फैसला उनके बाहर जाने का फैसला तो वफाकी काबीना का फैसला है। अगर वफाकी काबीना ने किस बुनियाद पे वो फैसला किया, यानी अगर ये दुरुस्त मान लिया जाए कि इन्होंने ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे उनकी सेहत को देखते हुए किया, तो उनकी सेहत के मुतल्लिक जो भी कंट्रोल प्रोवाइडेड था उनकी एग्जामिनेशंस का, वो भी गवर्नमेंट के पास था। और गवर्नमेंट ने वो सारे बोर्ड्स खुद कंडक्ट किए, उनकी सारी इन्वेस्टिगेशंस खुद करवाई और करवाने के बाद इस हतमी नतीजे पे पहुंची। इनकी एक सब कमेटी, अगर आपको याद होगा, जो हेडेड बाय लॉ मिनिस्टर थी और उसमें सेक्रेटरी इंटीरियर थे और शहजाद अकबर थे। उस कमेटी मीटिंग में ये रिपोर्ट सारी दी गई, उन्होंने इनको वेरीफाई किया। उसके कंप्लीट परूजल के बाद उन्होंने अपनी एक ओपिनियन कायम की और फिर फेडरल कैबिनेट को उन्होंने अपनी रिपोर्ट सबमिट की। और फेडरल कैबिनेट ने उस रिपोर्ट की बेसिस पर उनका ECL से नाम कंडीशनैलिटी के साथ रखा। तो हमने उनसे कहा कि आप अनलॉफुल एक्ट नहीं कर सकते, ECL में इधर या नाम रहेगा या निकलेगा, कंडीशनैलिटी अटैच नहीं हो सकती। ठीक, बिल्कुल। इस एक नुक्ते पर हम सिर्फ कोर्ट में गए, इससे ज्यादा हमारी कोर्ट में बात नहीं थी। अदालत से हमने सिर्फ ये कहा कि वेदर कंडीशनैलिटी कुड बी अटैच्ड और नॉट।
तो कोर्ट ने ये कहा, कोर्ट वेंट अ स्टेप फर्दर, उन्होंने ये कहा क्योंकि ये गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने इनकी रिपोर्ट लेनी है, तो हम सिर्फ आपको ये पाबंद कर रहे हैं कि आप इनकी रिपोर्ट्स जो हैं वो पंजाब हुकूमत के साथ उन्होंने कर दिया। पंजाब हुकूमत से भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पूछा है कि आप हमें स्टेटस बता दें कि क्या है। मैं इस पे वापस भी आती हूँ, मगर जो बात यही है कि इस वक्त मुहर्रम के बाद से बहुत सारी एक्टिविटी शुरू होगी, कहा जा रहा है कुछ गिरफ्तारियां भी हैं, कहा जा रहा है कि नवाज शरीफ साहब को भी वापस लाना है, फिर साथ में ये कराची की सूरत हाल की वजह से एक पॉलिटिकल सिचुएशन डेवलप हो सकती है। तो क्या क्योस जो है ये इतना क्यों हो रहा है इस वक्त सारी तरफ? देखिए, मैं समझती हूँ कि वफाकी हुकूमत को एक वफाक का जो काम होता है, जो रोल होता है, कि वो तमाम सूबों को और उनके मैंडेट को रिस्पेक्ट करते हुए अपने साथ लेकर चलते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर आप एक तासुबाना रवैया लेकर रखेंगे कि सिंध में आपकी हुकूमत नहीं है, लिहाजा बार बार आप कराची के ऊपर इस किस्म की सियासत करेंगे, तो ये एक्सेप्टेबल सिंध के लोगों को नहीं है। बिकॉज द पीपल ऑफ सिंध हैव टू डिसाइड व्हाट दे वांट। और सिंध का मैंडेट जो है सिंध के लोगों ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत को दिया हुआ है। और अगर कोई परफॉर्मेंस के ऊपर बेहतरी हम ला सकते हैं तो कलेक्टिवली वी ऑल कैन सिट टुगेदर एंड वी कैन डिस्कस एंड ब्रिंग इम्प्रूवमेंट। हम ला सकते हैं बेहतरी, और बेहतरी की गुंजाइश बहुत ज़्यादा है, बहुत काम की ज़रूरत है, इस बात में कोई शक नहीं है। लेकिन बात यह है कि इस वक्त अगर आप ओवरऑल देखें सिनेरियो, हुकूमत की तरजीहात डे 1 से, ये 2 साल हो गए हैं, आप देखें कि माशी फेलियर, कश्मीर इशू के ऊपर इतनी बड़ी हमें जो है नाकामी का सामना अभी तक करना पड़ा है। आधे घंटे एक मिनट की खामोशी और ये आधे घंटे की खामोशी और बाहर सड़कों पे निकलने की बातें, ये चीज़ों से आपने एक इंटरनेशनली डिप्लोमेटिक नैरेटिव, हमारा जो इंटरनेशनल नैरेटिव है फॉरेन ऑफिस की, आप देखें स्टेटमेंट कुछ आती हैं, शीरीन मज़ारी कोई और बात कर रही होती है, एक केओस और एक कन्फ्यूजन एवरीवेयर आपको नजर आता है। फिर आप इकोनॉमी का डिजास्टर देखिए, इन्फ्लेशन जो है 11.3 पे पहुंच गया। इनकी फोकस और तरजीहात सिर्फ पकड़ धकड़ और एक दूसरे को मलाइन करना और नीचा दिखाना के अलावा कुछ नहीं है। फिर आप ये देखें कि मेरे समझ में नहीं आती कि डॉक्टर फैसल सुल्तान, जो कि खुद एक बहुत ही नामवर और बहुत ही माहिर एक डॉक्टर हैं, और फिर ऊपर से शौकत खानम को हमेशा उनको हेड करते आए हैं, साथ ही इस वक्त एडवाइजर भी हुकूमत ने उनको बनाया हुआ है, तो उनकी और डॉक्टर यास्मीन राशिद की बार बार कहने के बावजूद वज़ीर आज़म ने काबीना को फायर किया। फवाद चौधरी ने कहा है कि डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा जो है वो गायनेकोलॉजिस्ट हैं और ऐसा कोई मसला मियां साहब को नहीं था। ये भी फरूख ये बात मेरे ख्याल तो नहीं है, मगर देखिए ये इस किस्म की रिडिक्यूल करने वाले स्टेटमेंट्स देना, और जबकि प्राइम मिनिस्टर ने काबीना में खुद कायल किया था, तो यहाँ पे तो हर आप फ्रंट उठा के देखें, एवरीवेयर देयर इज कंफ्यूजन। सिंध को आप साथ लेके चलना नहीं चाह रहे, आप सिंध के सीएम को ऑन बोर्ड लेना नहीं चाह रहे, आप डेवलपमेंट के फंड्स की बात होती है, सिंध को उसका राइट आप नहीं देना चाह रहे, फिर उसके बाद आप कहते हैं कि जी वहां पे बारिश होती है तो पानी लेकिन जवाब ले लेते हैं ना फरूख से, उन इश्यूज को रिजॉल्व करने के लिए तो आप साथ देते नहीं हैं। फरूख इज लकी कि आज 15 अरब रुपए का सीएम ने पैकेज दिया है, फैसलाबाद को डिजर्व करता है, सबको मिलना चाहिए। लेकिन क्या इस मुल्क में अवाम अब ये पूछते हैं, सिर्फ एक ही मसला है अपोजिशन, उनका एहतसाब और नवाज शरीफ की वापसी, क्या सिर्फ यही मसला रह गया और कोई मसला नहीं है? देखें, बात ये है, इस चीज को समझने की जरूरत है कि जितनी बातें हमें सुना रहे हैं, ये बातें 2019 की हैं। जब इन्होंने पूरा केस बनाया, डॉक्टर अदनान आते थे, रिपोर्टों के बारे में बताते थे, तशवीशनाक हालत के बारे में बताते थे, उसके तनाजुर में उस वक्त के फैसले हो चुके। लेकिन आपको 8 हफ्तों की बेल जो है मेडिकल ग्राउंड के ऊपर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दी थी। अगर आपने जो हमने कंडीशन रखी थी कि आप पैसे जमा करवाएं, कोर्ट ने वो कंडीशन हटाकर लाहौर हाई कोर्ट ने फिर शहबाज शरीफ की पर्सनल गारंटी भी ली थी। वो शहबाज शरीफ का जो हलफनामा, जो स्टाम्प पेपर है, वो आज भी कोर्ट के पास रिकॉर्ड का हिस्सा है, उसे ना भूलें। फिर 27 फरवरी 2020 को पंजाब हुकूमत ने तमाम रिपोर्टों का मियां साहब की दोबारा नए सिरे से मंगवाकर उनका जायजा लेकर उनको बेल में एक्सटेंशन देने से इनकार कर दिया है, जबकि इन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को जाके मिसलीड करने की कोशिश की है गुज़िश्ता हफ्ते कि हमें तो पंजाब हुकूमत ने जो है वो बेल दी हुई है, जबकि पंजाब हुकूमत का रिटन डॉक्यूमेंट मौजूद है। ये चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पूछा है कि पंजाब हुकूमत से कि आप हमें स्टेटस बताएं कि स्टेटस क्या है, कि क्योंकि बेल हमने इतनी दी थी और मैं ख्याल उन्होंने बता भी दिया है। सुन लें, हाँ बता दी, स्टेटस बड़ा क्लियर है, उन्होंने बता भी दिया है, और बल्कि नैब एक तोशाखाना केस के अंदर जा भी चुकी है कि मियां नवाज शरीफ साहब को इश्तिहारी उनको मफरूर आप तो आप वापस कैसे लाएंगे?
देखिए जो असल चीज है, अब मौजूदा हालत देखनी है ना मियां साहब की। मियां साहब लंदन के अंदर जाकर अल्लाह ताला का फजल हुआ है, वो सेहतमंद हो गए हैं। जितनी उनको बीमारियां थी अब वो बीमारियां नहीं है। देखें ना, अब ना तो प्लेटलेट्स नीचे आ रहे हैं, अब माशाल्लाह उनका दिल का आर्जा भी ठीक है, हशाश बशाश नजर आ रहे हैं, कोरोना के अंदर बगैर मास्क के चहलकदमी करते नजर आ रहे हैं, तो अब वो बज़ाहिर सेहतमंद है। तो अब मैं समझता हूं कि जो वो वादा करके गए थे उसके तहत उनको मुल्क में वापस आना चाहिए। यहाँ पर जो है वो जुडिशियल कस्टडी में है, उनको सजा हुई है, वो आकर अपनी सजा को पूरी करें, जो बाकी केसेस हैं उन केसेस को फेस करें। उस हवाले से जितने भी, अगर वो नहीं आते, आपने ये सवाल पूछा, अगर वो नहीं आते तो वो अपनी जो कमिटमेंट है, जो शहबाज शरीफ की गारंटी है, फिर उनसे भी कोर्ट को पूछा जाएगा। हम कोर्ट के पास जाएंगे, अदालत के पास जाएंगे, फिर हमारे पास और जो चेयरमैन नायब आजकल लाहौर के डिप्लोमेटिक खुसूसी रास्ता दौरे पे भी मौजूद है। है चैनल अच्छा का, फारूक, हम ये बरतानवी हुकूमत से भी बात करेंगे। मैं ये समझता हूँ कब तक आप अदालत जा सकते हैं अगर वो नहीं आते? जी जी मलिक साहब, देखें बात ये है, हम तो इनको गुजारिश ये कर रहे हैं कि अब जो ये अपनी कमिटमेंट इन्होंने दी थी उस कमिटमेंट को ये ऑनर करें। ठीक है। और अब तक इलाज जो है वो इनको अपना मुकम्मल करवा लेना चाहिए था। ठीक है। अब मैं समझता हूँ कि कोई इनके पास और जो है वो बहाना मौजूद नहीं है, वहां से बैठकर जो है वो अच्छा, आप मलिक साहब भी कर रहे हैं, आप भी कुछ कह दें, फिर मैं ब्रेक पे जाऊं। सर तो फिर ये एक तरफ आप इंटरेस्टिंग बात है जो बीमार उन्होंने भी की है हैं, कि दूसरी तरफ शहबाज सियासत भी शरीफ कर साहब ने गारंटी दी है। शहबाज शरीफ साहब ने अगर वो नहीं आते तो हो सकता है। जी मैं सिर्फ दो बातों की वजाहत करना चाहता हूं, अगर आपके पास अभी वक्त है तो मैं अभी कर देता हूं, या ब्रेक के बाद आप इजाजत? ब्रेक के बाद आते हैं, ब्रेक के बाद आ जाते हैं। इसके ऊपर आज अपोजिशन के दो अहम रहनुमा मौलाना साहब और वो भी इकट्ठे हुए, लेकिन उसके अंदर भी कुछ मामलात ज़ेर बहस आएंगे प्रोग्राम के अगले हिस्से में, हम डिस्कस करेंगे कुछ अहम बातें जिन पर इत्तफाक शायद नहीं हो पा रहा। ब्रेक के बाद वेलकम बैक नाजरीन, एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। मलिक साहब, आप चाह रहे थे ब्रेक के बाद बात करें इसके ऊपर, अपोजिशन वाली बात भी हमारी है अभी, तो क्विकली मैं चाहूँगी कि आप अपना पॉइंट रखें कि मियाँ साहब की वापसी जो है वो कैसे मुमकिन होगी। अच्छा देखिए, एक तो जुडिशियल ऑर्डर जो होता है ना, उसको वैसे पढ़ना चाहिए जिस तरह से वो ऑर्डर होता है, उसकी को आप अपनी मर्जी की इंटरप्रिटेशन नहीं कर सकते। अब फेडरल गवर्नमेंट का प्रॉब्लम ये है कि एक तो ये वो काम करना चाह रहे हैं जो कानून का इनके पास कोई इख्तियार नहीं है, लीगली दे डोंट हैव एनी रीजन टू इवन से दैट, क्योंकि फेडरल कैबिनेट के अगर मेंबर्स कोई स्टेटमेंट देंगे या गवर्नमेंट के स्पोक्स पर्सन को स्टेटमेंट देंगे तो समझा जाएगा कि एक जिम्मेदार पोजीशन है। लेकिन अगर इसको सिर्फ ऐसे जैसे एक रेटरिक क्रिएट करना है तो उनकी अपनी मर्जी है। अच्छा, यानी इसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं है, मतलब? अच्छा, नॉट एट ऑल। देखिए, ऑर्डर ये था, बेल का ऑर्डर ये था, ओके। अच्छा, अब उनको 8 हफ्ते में, आप मुझे सुन पा रही हैं? जी 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 बिल्कुल। अच्छा मलिक साहब जी, आप टाइम थोड़ा सा कम है जी। अच्छा चलें देखें, खैर वो क्योंकि हम अभी तक जो भी एक्ट कर रहे हैं हम बिल्कुल लीगल एक्ट कर रहे हैं। ठीक है। और गवर्नमेंट का एतराज ये है कि आपने जो रिपोर्ट्स दी हैं वो हमें इन चीजों की रिपोर्ट्स जब तक नहीं देते हम तब तक इसको हम बेल को एक्सटेंड नहीं करते, क्योंकि आप हमें ये रिपोर्ट्स नहीं दे रहे। ठीक है। और हमारा मौकफ ये है कि ये फैसला डॉक्टर ने करना है, डॉक्टर ने करना है कि वो करेंगे कि नहीं। अच्छा, क्विकली कि ये मुहर्रम के बाद क्या होने जा रहा है? देखिए, मैं समझती हूँ कि ये इस वक्त अपोजिशन को इकट्ठे होके मुत्तहिद होके और एक आवाज़ बनकर जो है पार्लियामेंट के अंदर अपनी जो स्ट्रेंथ है उसको भी प्रूव करना होगा। और मैं क्योंकि हुकूमत तो नाकाम हो चुकी है, 2 साल के अंदर अपनी हर नाकामी गैर जिम्मेदारी का मलबा दूसरी हुकूमतों में डालकर दूसरी हुकूमत, बिकॉज उसके अलावा कोई चारा नहीं। अवाम परेशान है, महंगाई के बोझ में जो इन्फ्लेशन जितना बढ़ गया है, इस अवाम का गुजारा मुश्किल हो गया है। अब दिन ब दिन आप देखें दवाओं की कीमतें, पेट्रोल की कीमतें, महंगाई आप देखें, बेरोजगारी आप देखें, अवाम बहुत परेशान है। और उस सब चीजों का मलबा ये दूसरों के ऊपर डाल के बरियो जमा नहीं हो सकता। और ऐसे ही इनके हवाले अगर 3 साल कर दिए गए तो फिर तो आने वाला कोई भी हुकूमत लेने के लिए तैयार नहीं होगा। हाँ, ये एक इम्पोर्टेंट सवाल है। लेकिन मुहर्रम के बाद क्या आप लोग आशूर के बाद आमने सामने होंगे हुकूमत और अपोजिशन? फारूक, बात ये देखें आसमा, बात ये है कि इमरान खान साहब ने ये बात कही थी कि जैसे जैसे जो है वो इनके केसेस इनके ऊपर जो है वो आगे बढ़ेंगे, इनके केसेस सामने आएंगे, ये इकट्ठे होंगे, ये सड़कों पे आने की कोशिश करेंगे, ये ब्लैकमेलिंग करेंगे, एनआरओ मांगेंगे। अब पैटर्न के बिल के साथ एनआरओ नथी किया इन्होंने,
उसी तरह अब ये फिर इकट्ठे हो रहे हैं क्योंकि तोशाखाना रेफरेंस दायर हो गया, टीटीज का रेफरेंस दायर हो गया, जाली अकाउंट्स का मामला चल रहा है। ये तमाम तर चीजों की वजह से इनको कब आ रहे हैं? इनको अवाम के साथ तरीन साहब का भी जवाब दे दे थोड़ा सा। आप नवाज शरीफ को तो बुलाना चाह रहे हैं, तरीन साहब कब आ रहे हैं? सुन ले, बहुत सारे लोग आएंगे, आप देखें, आप हौसला रखें। अगर उनका नाम भी सामने आ गया है तो वो भी वापस आ जाएंगे, कोई मसला नहीं है। मसला ये है आप लोगों का कि आपका केसेस इशू है, अवाम इनका इशू होता तो ये अपनी अपनी हुकूमतों के अंदर डिलीवर करते हैं अवाम को। चले, बहुत शुक्रिया। पहले यही सबसे बड़ा सवाल है कि डिलीवर करना है सबने, डिलीवर कौन कौन नहीं कर पा रहा ये तो ज़ाहिर है अवाम जानते हैं। आखिर में जाते जाते मुहर्रमुल हराम है और मजालिस का सिलसिला भी चल रहा है। सिर्फ एक आप लोगों से दरख्वास्त करनी है अपने देखने वालों से कि मुहर्रम के दौरान जो SOPs हुकूमत ने कही हैं उनके ऊपर पूरी तरह से अमल करना चाहिए। यानी 4 फुट से 6 फुट का फासला, मास्क लगा के मजालिस में जाना चाहिए और इसके साथ साथ जो हैंड सैनिटाइज़र हैं उनका भी इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है। ये बहुत अहम है इस मुहर्रम के हवाले से भी और मजालिस के सिलसिले में। ज़ाहिर है कि आप जो भी इबादत कर रहे हैं अपनी या मजालिस अटेंड कर रहे हैं उसमें SOPs पे अमल दरामद से बहुत ज़िंदगियां भी बचेंगी और कोरोना की स्पेशल सिचुएशन से भी आप निकल सकेंगे। तो आपने गुफ्तगू सुनी है, फैसला आपका।